अच्छा जी, तो बच्चों हम लोग अभी तक पहुँच चुके थे कहाँ पे? हम लोग पहुँच चुके थे मैक्यूलोपॉपुलर रैश पे, ठीक है? तो वो हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचा दिया? तो हम लोगों ने सारी बॉडी पे पहुँचा दिया था और साथ में हम लोगों ने पर्सन की पाम्स और सोल्स तक भी मीज़ल्स का ये मैक्यूलोपॉपुलर रैश पहुँचा दिया था। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा होता है कि 2 कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा था, पर्सन को कॉम्प्लिकेशन हो रही होती हैं। इसमें जो फर्स्ट पे कॉम्प्लिकेशन है ना, वो क्या है? एन्केफेलाइटिस हो रहा होता है। अब एन्केफेलाइटिस 1000 में से तकरीबन 1% का हो रहा होता है और इसमें मोर्टेलिटी रेट अच्छी खासी है, यानी कि अबाउट 10% तक है। और उसके बाद जब ये इस पर्सन को एन्केफेलाइटिस हो गया ना, तो सेक्वेला यानी कि आफ्टर डिजीज़ जो इफेक्ट्स है ना, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अ डिजीज़, वो भी पर्सन को नज़र आते रहते हैं। जिसमें क्या हो सकता है कि पर्सन को हमेशा के लिए डेफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है, उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है और ये अबाउट 40% ऑफ केसेज़ में हो सकता है। तो सेक्वेले क्या हो गया? सेक्वेले होता है आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ डिसीज़। ठीक हो गया? तो मीज़ल्स में अगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चला गया और कॉम्प्लिकेशन में एक पर्सन को एन्केफेलाइटिस हो गया, तो उसमें क्या होगा कि अबाउट 40% केसेज़ में सेक्वेले में हम लोगों को डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन नज़र आएगी। अब बच्चों क्या होता है कि प्राइमरी मीज़ल भी निमोनिया कॉज़ कर सकता है और इसकी वजह से जब इसने डिज़ीज़ कॉज़ की, उसके साथ-साथ क्या हो सकता है कि कोई और बैक्टीरिया वगैरह भी आके अपना इन्फेक्शन कॉज़ करके निमोनिया कॉज़ कर सकता है। एज़ वेल एज़ बैक्टीरिया ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मैम एयर्स की इन्फ्लेमेशन। शाबाश बच्चे। एयर के इन्फेक्शन को कहते हैं हम ओटाइटिस मीडिया। और एज़ वेल एज़ बच्चों यहाँ पे एक नाम याद रख लेना, एन्केफेलाइटिस की एक टाइप है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग, नहीं मुझसे खुद नहीं बोला जा रहा, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एन्केफेलाइटिस। कौन रिवाइज करेगा इसको? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन एन्केफेलाइटिस। सना फैसल बच्चे रिवाइज करो इसको। Subacute sclerosing and encephalitis। ओके, पैन एन्केफेलाइटिस, ठीक है? और इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अफेक्ट हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा फैटल होता है। अब ऐसे फीमेल जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनमें मीज़ल हो जाता है ना, तो उनमें क्या होता है कि उनमें बेबी के स्टिल बर्थ का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है। अब स्टिल बर्थ क्या होती है? स्टिल बर्थ होता है, एक तो इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है बच्चे की, या फिर दूसरा मीनिंग होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। और एज़ वेल एज़ बच्चों, ऐसे लोग जिनको स्टार्ट में पहले क्या था कि किल्ड वैक्सीन की मदद से इनको वैक्सीन दी गई, यानी कि वैक्सीन इनको लगाएगी किल्ड वैक्सीन, और उसके बाद इनको दोबारा इनको वायरस का इन्फेक्शन हुआ, या फिर इनमें बाद में क्या है मीजल वायरस इंजेक्ट किया गया, या फिर इनको इन्फेक्शन हुआ किसके साथ? मीजल वायरस से। तो इनमें क्या देखने में आया? इनमें एटिपिकल मीजल देखने आया है, और जिसमें क्या हो रहा होता है कि एटिपिकल रैश बन रहे होते हैं। लेकिन एटिपिकल क्यों होते हैं? क्योंकि बिल्कुल मीजल्स की तरह का सारा कुछ नहीं चल रहा होता, इनमें कोपिक स्पोर्स नहीं बन रहे होते। और अब बच्चों जो सिर्फ लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन यूज़ की जाती है ना मीज़ल्स के अगेंस्ट, तो किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है, तो अब एटिपिकल मीज़ल देखने में नहीं नज़र आता। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सिंपल हम लोग सबसे पहले तो बच्चे को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसको खसरा हुआ है। नंबर 2 पे क्या है? आँखें बाँध कर के याद रखने वाला पीसीआर। ठीक है? और इसके अलावा क्या है कि हम लोग फोरफोल्ड या इससे ज़्यादा इंक्रीज़ इन एंटीबॉडी टाइटर को भी देख सकते हैं पर्सन के अंदर। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास मीज़ल्स। आगे मम्प्स भी पढ़ लें, छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा। ओके मैम। नो मैम। शांज़ी ने बोला नो? मैंने पढ़ाना ही है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ना आगे मम्प्स। मम्प्स वायरस क्या कर रहा होता है? हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स की स्वेलिंग कॉज़ कर रहा होता है, खास तौर पे ये हो रहा होता है बच्चों में हो रहा, तो इसका दूसरा नाम जो कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए वो होता है कान-पेड़े। ठीक है? इसमें क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नेगेटिव पोलैरिटी का जीनोम होता है और ये इन्वेलप्ड वायरस होता है और इसका हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। सिंगल सीरोटाइप है, एक दफ़ा हो जाती हैं फिर बाद में बार-बार नहीं होते। रेप्लिकेशन साइकिल बिल्कुल पीछे वाला है। और बच्चों ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है? ट्रांसमिशन विया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो रही होती है
और उसी के ज़रिए से ये आगे ट्रांसमिट हो रहा होता है। आगे पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी क्या है, इसमें पैथोजेनेसिस में हो रहा होता है कि सबसे पहले क्या करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ब्लड के ज़रिए से लाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा और पैरोटिड ग्लैंड जो कि साइवरी ग्लैंड ही है, और एज़ वेल एज़ टेस्टिस, ओवरीज़, पैंक्रियाज़, और इन जगहों पे जाके, और कुछ जगहों पे कुछ टाइम पे क्या होता है कि मेनिंजेस वगैरह में भी चला जाता है, और वहाँ पे जाके क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज़ करेगा। और ये बक्कल कैविटी से कभी-कभी ऐसा होता है कि जो डक्ट होती है ना, जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है ना, जिसे हम कहते हैं स्टेनसेंस डक्ट या पैरोटिड डक्ट, उसके ज़रिए से क्या होता है कि ऊपर वाली साइड पे भी चला जाता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा एक पर्सन को डिज़ीज़ होगी ना, उसके बाद उसको लाइफ़ लॉन्ग कभी भी ये डिज़ीज़ दोबारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इम्यूनिटी क्या है, लाइफ़ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, तो एक दफ़ा डिज़ीज़ होगी तो उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगी। अब अब जो ये बच्चों कान टेढ़े होते हैं ना, वो दोनों साइड पे भी हो सकते हैं और एक साइड पे भी हो सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। और ये भी बात होगी कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा ही होती हैं, लाइफ़ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, एक दफ़ा हो गए तो दोबारा फिर से कभी नहीं होंगे। आगे बच्चों इसमें जो दूसरी बात पढ़ने वाली है वो ये है कि इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 18 से 21 दिन का होता है, उसके बाद प्रोड्रोम स्टेज में चला जाता है। वही प्रोड्रोम स्टेज के आ रहे होते हैं कि पर्सन के एग्ज़ाम में दर्द हो रही होती है, साथ में उसको भूख नहीं लग रही होती है, फीवर हो रहा होता है और वो इस तरह का खुद को फ़ील कर रहा होता है। उसके बाद क्या होगा कि सलाइवरी ग्लैंड क्या हो जाएँगे, उनकी स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग काफ़ी टेंडर होती है। नर्मो मुलायम से स्वेलिंग नहीं हो रही होती है, बल्कि काफ़ी टेंडर स्वेलिंग हो रही होती है। और ये एक तरफ की भी हो सकती है और दोनों तरफ के भी पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो सकती है। और पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग के साथ-साथ दर्द भी हो रही होती है, और दर्द ज़्यादा तब होती है जब वो सिट्रस जूसेस वगैरह ले रहा होता है। और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान-दरमियान ये क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और इसमें किसी किस्म का रैश नज़र नहीं आ रहा होता। आगे बच्चों इसमें क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी 2 कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 1 पे क्या है कि जो पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स हैं जी, यानी कि वो मेल जिनके अंदर प्यूबर्टी कायम हो चुकी है, उनके अंदर ओरकाइटिस हो सकता है। ठीक है? उनके अंदर क्या हो सकता है, ओरकाइटिस हो सकता है, यानी कि जो उनके टेस्टिकल्स है ना, जो उनके टेस्टिकल्स है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिकल्स को क्या कहते हैं, ओरकाइटिस। अब ये टेस्टिस या टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है पोस्ट प्यूबर्टल मेल में। ठीक है? एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी, और इसके नतीजे में नतीजतन क्या होगा, स्टेरिलिटी होगी। और अगर इसमें क्या होता है, इसको रहने दें। एज़ वेल एज़ बच्चों क्या हो रहा होता है कि यूनिलैटरल ओरकाइटिस है, वो ऊपर हम लोगों ने बात की थी बायलैटरल, ठीक है? बायलैटरल है तो स्टेरिलिटी हो जाएगी, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर एक साइड का जो टेस्टिस है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हुई है, ओरकाइटिस हुआ है, यूनिलैटरल ओरकाइटिस हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि अच्छी खासी पेनफुल ये होता है, और साथ में स्टेरिलिटी नहीं होती, इनफर्टिलिटी नहीं होती। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि मेनिंजाइटिस हो जाता है, और खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, और आफ्टर अफेक्ट डिजीज़ के नहीं आ रहे होते, यानी कि किसी किस्म का कोई सेक्वेelae नहीं है, जो कि हम लोगों ने पीछे मीज़ल्स में पढ़ा, जिसमें क्या हो रहा होता है कि मेनिंजाइटिस होके, एन्केफेलाइटिस होके पर्सन को डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन 40% केसेस में हो सकती है, तो इसमें सेक्वेelae नहीं है। आगे बच्चों इसको लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़नी है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पीसीआर, और 4 फोल्ड या ग्रेटर इंक्रीज इन एंटीबॉडी टाइटर, ये भी देखने में नज़र आता है। तो ये हो गया अभी हमारे लिए मम्प्स क्लियर।